नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिया और आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में नंदूर मधमेश्वर झील पक्षी और रहस्य। इस विषय पर और गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक बहुत खास मेहमान अरुण मेहरा जी, जो नांदूर मधमेश्वर पर रिसर्च कर रहे हैं और इस क्षेत्र को एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद सिया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इस अद्भुत जगह के बारे में बात कर रहे हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि नांदूर मधमेश्वर डैम और बर्ड सेंचुरी का महत्व क्या है? बहुत अच्छा सवाल सिया। नांदूर मधमेश्वर डैम महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी और कादवा नदियों के संगम पर बना है। ये डैम मुख्य रूप से जल संरक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये पक्षियों और वेटलैंड इकोसिस्टम के लिए एक स्वर्ग बन गया। 1911 में गोदावरी और कादवा नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया। इसमें से पानी दोनों ओर की नहरों के माध्यम से छोड़ा जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप नदी के तल में गाद, दलदल और ऊंचे टीले जैसी भू आकृतियां बनने लगीं। पक्षियों के भोजन के लिए आवश्यक मछलियां, शैवाल और दलदली कीट यहाँ बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगे, जिससे इस क्षेत्र में पक्षियों की संख्या बढ़ती गई। पक्षियों के प्रवास के समय यहाँ लगभग 35,000 पक्षी देखे जाने की सूचना है। 1982 में वरिष्ठ पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली ने नांदूर मधमेश्वर का दौरा किया और कहा, ये तो महाराष्ट्र का भरतपुर है। उन्होंने सरकार से इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का अनुरोध किया। इसके बाद 1986 में इस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से नांदूर मधमेश्वर अभयारण्य घोषित किया गया। क्या यह सच है कि यहाँ 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वेटलैंड है। यहाँ फ्लेमिंगो, स्टोक, पेलिकन, ओस्प्रे, ब्राह्मणी डक और कई अन्य दुर्लभ प्रवासी पक्षी आते हैं। सर्दियों में साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया से हजारों पक्षी यहाँ आते हैं। प्रवासी पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते हैं, लेकिन यह कैसे संभव होता है? ये वाकई एक अद्भुत प्रक्रिया है। पक्षियों में एक खास जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिससे वे मौसम, धरती के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य की दिशा को पहचान सकते हैं। इसी के आधार पर वे लंबी यात्राएं तय करते हैं। यह तो बेहद दिलचस्प है, लेकिन क्या जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण से इन पक्षियों पर कोई असर पड़ा है? बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अवैध शिकार के कारण कई प्रवासी पक्षियों की संख्या घट गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नांदूर मधमेश्वर को अब रामसर साइट घोषित किया गया है, जिससे यहाँ संरक्षण के प्रयास और तेज हो गए हैं। अरुण जी, आपने इको टूरिज्म का जिक्र किया, क्या यह जगह पर्यटन के लिए आदर्श है? हाँ, ये जगह नेचर लवर्स, बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ बोटिंग, जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जैसी कई गतिविधियां की जा सकती हैं। लेकिन क्या इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल सही सवाल। इसलिए हम सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग यहाँ आए, इस खूबसूरत जगह को देखें, लेकिन पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। हमने गाइडेड टूर, ग्रीन इनिशिएटिव्स और सोलर पावर्ड इको लॉज की शुरुआत की है। तो भविष्य में नांदूर मधमेश्वर के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? हमारा सपना है कि इसे एक वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म सेंटर बनाया जाए, जहां लोग प्रकृति को करीब से महसूस कर सकें। साथ ही हम एआई और डेटा एनालिटिक्स की मदद से प्रवासी पक्षियों पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि उनके माइग्रेशन पैटर्न को बेहतर ढंग से समझा जा सके। वाह, ये तो और भी रोमांचक हो गया। हाँ, हम ड्रोन और सेंसर्स की मदद से यहाँ आने वाले पक्षियों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इससे हमें उनकी आबादी, माइग्रेशन ट्रेंड्स और खतरों का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। अरुण जी, आज की बातचीत से तो मेरी नांदूर मधमेश्वर को देखने की उत्सुकता और बढ़ गई है। आपने बहुत ही रोमांचक जानकारियां दी। धन्यवाद सिया, मुझे खुशी है कि हमने इस खूबसूरत और महत्वपूर्ण जगह पर चर्चा की। दोस्तों, आपने सुना, नांदूर मधमेश्वर सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि एक जीवंत जैव विविधता केंद्र है। अगर आप नेचर और बर्ड वॉचिंग में रुचि रखते हैं, तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं हूं सिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।